हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल मीन्स पी स्क्वायर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। बच्चों, लास्ट टर्न पर हम लोग 12th का गॉसेस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे, यानी गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे। उसका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, मतलब एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था। स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 2 है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। लास्ट टर्न में आप लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी बच्चों, गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, गॉस की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या पढ़ी थी आप लोगों ने कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है बच्चों, ये पढ़ चुके थे लास्ट टर्म में, मैं रिपीट कर दूं। किसी भी एक बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है, बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है बच्चों, वो उस पृष्ठ के आवेश का 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कुल फ्लक्स जो होता है आवेश का कितने गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। क्या बताया गया था लास्ट में बच्चों कि किसी भी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, उससे जो निकलने वाला फ्लक्स है, उससे निकलने वाला फ्लक्स जो है वो आवेश का 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इमिटेड फ्लक्स फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस always be equal to 1/k epsilon naught times of its चार्ज। यानी किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है चार्ज का 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये आपने लास्ट में पढ़ लिया था। अब गॉस की प्रमेय के बाद हम लोग चलते हैं बच्चों गॉसीय पृष्ठ की ओर। गॉसीय पृष्ठ, इसको कहते हैं बेटा गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसी पृष्ठ क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले बता दें, गॉसी पृष्ठ जो होते हैं बच्चों एक इमेजिनरी सरफेस होते हैं। कैसे सरफेस होते हैं, इमेजिनरी सरफेस होते हैं, मतलब काल्पनिक पृष्ठ होते हैं। गॉसी पृष्ठ बच्चों कैसे पृष्ठ होते हैं, काल्पनिक पृष्ठ होते हैं, मतलब जो दिखाई नहीं देते। तो गॉसी पृष्ठ कैसे पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ होते हैं। तो ऐसे इमेजिनरी सरफेस जो होते हैं, ऐसे इमेजिनरी सरफेस जो गॉस लॉ को, यानी गॉस की थ्योरम को कंप्लीटली होल्ड करते हैं, ऐसे काल्पनिक पृष्ठ जो गॉस की प्रमेय को गॉस की प्रमेय का पूर्णतया पालन करते हैं, उन्हें गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। किन्हें गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, वे काल्पनिक पृष्ठ जो गॉस की प्रमेय का पूर्णतया पालन करते हैं, उन्हें गॉसीय पृष्ठ यानी गॉसियन सरफेस कहते हैं। Those imaginary surface that completely hold Gauss's law या Gauss's theorem is known as गॉसियन सरफेस। गॉसी पृष्ठ क्या, जो गॉस की प्रमेय का बच्चों पूर्णतया पालन करेंगे, गॉस की प्रमेय का पूर्णतया पालन करें, उन्हें हम लोग गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। अब इसकी दूसरी डिफिनेशन बेटा, पहली डिफिनेशन तो बता दी कि गॉस लॉ को कंप्लीटली होल्ड करेंगे, गॉसेस लॉ को कंप्लीटली होल्ड करेंगे। दूसरी बेटा ये है इसकी डिफिनेशन कि ऐसे इमेजिनरी सरफेस, ऐसे काल्पनिक पृष्ठ जिसमें आवेश क्या रहता है, परिबद्ध रहता है। परिपथ मतलब सेंट्रॉइड रहता है। क्या रहता है, सेंट्रॉइड रहता है, मतलब आवेश एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक ही रहता है, आवेश उस बाउंड्री से निकलकर बाहर नहीं जा पाता, उसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे। किसे गॉसियन सरफेस कहते हैं, कि ऐसे काल्पनिक पृष्ठ जिनमें आवेश एक निश्चित सीमा तक बंधा रहता है, आवेश एक निश्चित सीमा तक बंधा रहता है, उस सीमा से निकलकर आवेश बाहर नहीं जा पाता, उसे गॉसी पृष्ठ या गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताया। क्या बताया बच्चों, फिर सुनिए कि ऐसे इमेजिनरी सरफेस जो गॉस लॉ को कंप्लीटली होल्ड करते हैं, उन्हें गॉसियन सरफेस कहते हैं। या कि जिनमें आवेश एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक, चार्ज एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक, एक निश्चित सीमा तक बना रहता है, उस सीमा को पार नहीं कर पाता, उसे हम लोग गॉसीय पृष्ठ कहते हैं या गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब बात आती है गॉसियन पृष्ठ के प्रकार। तो टाइप्स की बात करते हैं, तो गॉसियन पृष्ठ के टाइप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला टाइप इसका बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोलीय गॉसियन पृष्ठ बच्चों, जिसको कहते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। पहला टाइप कौन सा बच्चों, गोलीय गॉसियन पृष्ठ। देखिए गॉसियन सरफेस जो है, यानी गॉसीय पृष्ठ जो दो प्रकार के बच्चों, कितने प्रकार, दो, गोलीय गॉसीय पृष्ठ और दूसरा बच्चों बेलनाकार
गॉसीय पृष्ठ, जिसको कहेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो गॉसी पृष्ठ बच्चों कितने प्रकार के बताया गया आपको? दो प्रकार के गॉसियन सरफेस होते हैं, गोली गॉसियन पृष्ठ और बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। गोली गॉसियन पृष्ठ क्या होता है समझिएगा ध्यान से। अगर चार्ज मतलब आवेश, अगर चार्ज एक पॉइंट फॉर्म में हो, चार्ज किस फॉर्म में हो? पॉइंट फॉर्म, मतलब एक आवेश हो। अगर आवेश एक हो, केवल चार्ज केवल सिंगल हो, तो पॉइंट फॉर्म में हो, तो उसे परिबद्ध यानी सेंटर मानते हुए क्या करते हैं? एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है। कब गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा बच्चों? कि अगर आवेश एक बिंदु रूप में हो। किस रूप में हो? बिंदु रूप में। इसको कहते हैं बेटा बिंदु रूपी कहते हैं, पॉइंट फॉर्म कहते हैं। अगर आवेश एक बिंदु रूप में, कहने का केवल एक आवेश है, अगर आवेश बिंदु रूप में है तो उसे परिबद्ध करते हुए मतलब सेंटर मानते हुए क्या करते हैं? एक गोली गॉसियन पृष्ठ ड्रा किया जाता है। और आवेश एक समूह रूप में, यानी बहुत सारे आवेश हों, समूह रूप मतलब ग्रुप फॉर्म, इसको कह सकते हैं समूह रूप में। अगर आवेश समूह रूप में तो उन्हें परिबद्ध करते हुए कैसा? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। कैसा? बेलनाकार। अगर आवेश केवल एक हो तो गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है। आवेश केवल एक हो तो गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है, और आवेश बहुत सारे हो, बहुत से समूह रूप में हो, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है। तो ये याद रखना है कब आपको गोली गॉसियन पृष्ठ खींचना है, कब? बेलनाकार। अगर चार्ज केवल एक है, पॉइंट फॉर्म में है, तो गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा। और चार्ज अगर समूह रूप में है, बहुत से हैं, तो क्या करेंगे? सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा। तो फिर से बता दें क्या कि इफ चार्ज विल बी इन पॉइंट फॉर्म, charge will be in point form, then spherical Gaussian surface will be drawn. And if charge will be at group form, यानी समूह रूप में हो, charge will be at group form, then cylindrical Gaussian surface is drawn. तो याद रखना, एक चार्ज गोली, बहुत से चार्ज बेलनाकार, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं गॉस की डेरिवेशन। तो डेरिवेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम मतलब गॉस की प्रमेय का सत्यापन। तो गॉस की प्रमेय का सत्यापन सुनिएगा जरा, कैसे आप लोग गॉस की प्रमेय को वेरीफाई करेंगे तो समझिएगा। माना एक स्थिर बिंदु O है, समझिएगा, माना O एक स्थिर बिंदु है। O कैसा बिंदु है? स्थिर बिंदु है। इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, समझिएगा। माना O एक स्थिर बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। माना O एक स्थिर बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। आवेश किस रूप में बच्चों? बिंदु रूप में है। तो कैसा गॉसियन पृष्ठ? अभी बताया दो टाइप के, कि अगर बिंदु रूप में तो गोली गॉसियन पृष्ठ, समूह रूप में तो बेलनाकार। आवेश बिंदु रूप में तो अतः इसे परिबद्ध करते हुए एक आर त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का? आर त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जाएगा। कैसा गॉसियन पृष्ठ? गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जाए। कितनी त्रिज्या का? आर त्रिज्या का एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जाता है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है, पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल d है, चारों ओर का क्षेत्रफल d है, और इंटेंसिटी E है थीटा एंगल पर। फिर सुन लीजिए क्या माना गया। माना O एक स्थिर बिंदु है, O एक स्थिर बिंदु है जिस पर कितना आवेश है बच्चों? प्लस क्यू आवेश है। O एक स्थिर बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। आवेश बिंदु रूप में है, माना O एक स्थिर बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। आवेश बिंदु रूप में है, अतः इसे परिबद्ध करते हुए मतलब केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जाता है। आर त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जाता है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल d है और तीव्रता E है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल d है और तीव्रता E है। क्लियर है? लेट O इज अ पॉइंट चार्ज, या लेट O इज अ कांस्टेंट पॉइंट।
at which positive q charge is present. Let O is a constant point at which positive q charge is present. Hence charge is in point form. Hence charge is in point form. So we draw a spherical Gaussian surface of radius small r. Hence charge is in point form. So we draw a spherical Gaussian surface of radius small r. A point P is located. A point P is located on the surface. A point P is located on the surface at which area vector is dA and intensity is E. यानी इस पॉइंट P पर एरिया वेक्टर dA और इंटेंसिटी E है. तो चलिए प्रूविंग हम लोग देखते हैं. तो प्रूविंग हम लोग शुरू करें उसके बता. तो ये आपने पिछले चैप्टर में पहले चैप्टर में पढ़ा था. देखिए अगर आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स का नॉलेज नहीं है तो ये डेरिवेशन समझ में नहीं आने वाली. तो स्टार्टिंग के चैप्टर का नॉलेज होना कंपलसरी. आपको बताया गया था पहले चैप्टर कि कोई चार्ज है, इस चार्ज के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक चार्ज के कारण पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला E इज इक्वल टू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर होता है. याद रखना है कि किसी चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का ये फार्मूला होता है. तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं. तो सुनिएगा आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये कि चार्ज है बच्चों, इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर, चार्ज के कारण पॉइंट P मतलब R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी. मतलब इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता. तो क्या करेंगे देखिए हम लोग तीव्रता लिखते हैं. लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता यानी इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज. तो क्या लिखा इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस Q चार्ज यानी प्लस Q चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी. क्या फार्मूला था E इज इक्वल टू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर. चलो इसको देखो इंटेंसिटी E यानी तीव्रता E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट है. Q आवेश Q है, दूरी R है, यही यानी इंटेंसिटी निकल आएगी. अब क्या करेंगे बच्चों, P पर तीव्रता तो निकल आई. अब क्या करेंगे बिंदु P से निर्गत फ्लक्स, बिंदु P से निर्गत फ्लक्स, इमिटेड फ्लक्स फ्रॉम पॉइंट P. किस पॉइंट से बच्चों, पॉइंट P से, यानी बिंदु P से निर्गत फ्लक्स निकालना है. कहां से, पॉइंट P से इमिटेड फ्लक्स निकालेंगे. पॉइंट P से इमिटेड माने निकलने वाला, इमिटेड EM. ठीक, तो इमिटेड फ्लक्स निकालेंगे पॉइंट P से. तो फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल बच्चों क्या होता है, EDA cos थीटा. फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू EDA cos थीटा. अब फाई इक्वल टू E की जगह ये रखेंगे, E की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर और DA cos थीटा ऐसे ही रहेगा, DA cos थीटा ऐसे रहेगा. अब फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए Q को इसके साथ कर लीजिए तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, Q को यहाँ पर लिख दिया और ये इसके साथ इस तरह भी लिखा जा सकता है. आपको पता है बच्चों, आपको मालूम है DA cos थीटा हमने पहले लेक्चर में बताया था अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल कहते हैं. क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल मतलब घन कोण कहते हैं. क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं. डी ओमेगा लिखते हैं. क्या लिखते हैं बेटा, डी ओमेगा. DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है. क्या होता है बच्चों, सॉलिड एंगल डी ओमेगा होता है. तो यहाँ पर डी ओमेगा रख दीजिए. सो फाई इज इक्वल टू बच्चों Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा निकल आया. क्या निकला, डी ओमेगा, सॉलिड एंगल निकल आया. क्लियर बच्चों. अब इसके आगे देखिए तो यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी ओमेगा निकल आया. अच्छा एक बात बताइए, ये जो फ्लक्स है बच्चों वो
कहाँ का फ्लक्स है, किस पॉइंट का। ये जो फ्लक्स है वो कहाँ से, पॉइंट पी से, पॉइंट पी से इमिटेड है, मतलब बिंदु पी से निकलने वाला फ्लक्स। कहाँ से बच्चों, बिंदु पी से निकलने वाला फ्लक्स है। ये जो फ्लक्स निकला है वो बिंदु पी से निकलने वाला फ्लक्स है। अब इस पूरे सरफेस में, इस पूरे सरफेस में पी जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स और भी तो हो सकते हैं, और भी तो हो सकते हैं बच्चों। पी जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। तो अगर पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहें, इस पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे। तो ये फ्लक्स जो निकला पॉइंट पी से निकला है, अगर पूरे सरफेस से निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स यानी इमिटेड फ्लक्स, फ्लक्स फ्रॉम टोटल सरफेस, इमिटेड फ्लक्स फ्रॉम टोटल सरफेस। अगर टोटल सरफेस से इमिटेड फ्लक्स निकालना है, छोटे से पॉइंट को बड़े पॉइंट में कन्वर्ट करना है, छोटे से पॉइंट का फ्लक्स दिया गया और बड़े पॉइंट का फ्लक्स निकालना, मतलब पूरे सरफेस का निकालना है, तो ऐसी कंडीशन बच्चों हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे, ऑन सरफेस इंटीग्रेशन, पृष्ठ समाकलन करने पर, क्या करने पर, पृष्ठ समाकलन करने पर, पृष्ठ समाकलन करने पर। ये मैथमेटिक्स टूल है, इनको हमने अलग से आपको एक वीडियो बनाया, उनको आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे पृष्ठ समाकलन करेंगे। तो पृष्ठ समाकलन करने पर ये पृष्ठ समाकलन का साइन होता है बच्चों, पृष्ठ समाकलन फाई इज इक्वल टू बच्चों, पृष्ठ समाकलन q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और डी ओमेगा। ठीक बच्चों, सरफेस इंटीग्रेशन यानी पृष्ठ समाकलन फाई इज इक्वल टू, ये टर्म बाहर कर लो बच्चों, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर कर लिया, सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा, सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक, एक बात याद रखिए, कई पूरी फिजिक्स में इस साइन का मतलब, भाई ये साइन आ जाए इसका मतलब होता है टोटल यानी कुल। पूरी फिजिक्स में अगर ये चिन्ह कहीं आ रहा है, ये चिन्ह कहीं आ रहा है तो इसका मतलब होता है बच्चों टोटल, कुल। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इसको लिख सकते हैं फाई टी। फाई टी क्यों, टोटल फ्लक्स, और कहीं ये चिन्ह आ जाए तो हमने कहा कुल, और डी ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल, कुल घनकोण। और कुल घनकोण हमने प्रूव कराया था 4 पाई होता है। कुल घनकोण का मान क्या होता है बच्चों, 4 पाई होता है, कुल घनकोण का मान 4 पाई होता है। तो यहाँ पर इस वैल्यू में रखेंगे हम लोग, देखिए कैसे, कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई टी, कुल फ्लक्स टोटल फ्लक्स q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कुल घनकोण, कुल घनकोण इसको क्या लिखेंगे, 4 पाई लिखेंगे, अभी बताया आपको। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और आपका आ जाएगा कुल फ्लक्स फाई टी इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई कट गया एप्सिलॉन नॉट के। तो यही तो गॉस थ्योरम है कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई टी इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। ये आपको गॉस की प्रमेय है। क्लियर बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए, हर वर्ष आती गॉस 3 नंबर या 5 नंबर में। गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इसे लिखकर सिद्ध कीजिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गॉसेस थ्योरम एंड एक्सप्लेन, राइट एंड एक्सप्लेन इट, यानी लिखकर सिद्ध करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी गॉस थ्योरम का डेरिवेशन पढ़ा। अब हम लोग चल रहे हैं गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की बात करते हैं तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहला उपयोग है, पहला यूज है, रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या यूज है बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी,
यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों ये डेरिवेशन जो है वो बोर्ड पेपर के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड पेपर में हर वर्ष ये डेरिवेशन आती ही है। यानी अगर फिजिक्स फर्स्ट की टॉप 5 प्रूविंग्स की बात की जाए तो उन टॉप 5 प्रूविंग्स में ये प्रूविंग्स आपकी शामिल है। तो बेटा रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस डेरिवेशन को बोर्ड पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता कि एक अनंत लंबाई की रेखीय क्षण के कारण, अनंत लंबाई की रेखीय क्षण के कारण तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, यानी अनंत लंबाई के एक तार के कारण या तार के निकट तीव्रता निकालनी है। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता, अनंत लंबाई के तार के निकट तीव्रता मतलब इनफाइनाइट लेंथ के कारण इंटेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व के कारण तीव्रता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा डेरिवेशन कैसे डेरिवेशन करेंगे। तो लैंग्वेज समझिए पहले से। हमने माना कि अनंत लंबाई की, देखिए अनंत लंबाई की कितनी लंबाई की, अनंत लंबाई की एक रेखीय क्षण है, अनंत लंबाई की एक रेखीय क्षण, डॉटेड इंडिकेशन का मतलब अनंत लंबाई की है। इसकी पूरी लंबाई में पॉजिटिव चार्ज को, धनावेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया है। यानी इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की एक लेंथ का एक वायर है जिसके पूरे लेंथ में पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। यानी अनंत लंबाई का एक चालक तार है, अनंत लंबाई का एक चालक तार जिसकी पूरी लंबाई में धनावेश एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है। अब क्या बेटा, आवेश किस रूप में है, समूह रूप में है कि बिंदु रूप में? आवेश बिंदु रूप में है कि समूह रूप में? तो आप देख रहे हैं कि समूह रूप मतलब बहुत से आवेश, और आप देखें तो यहाँ पर आवेश बहुत से हैं, एक तो आवेश है नहीं बच्चों, बहुत से आवेश है। तो क्या करेंगे, जब आवेश बहुत से होते हैं तो हमने दो तरह के गॉसिय पृष्ठ बताए थे। एक बताया था गोली गॉसिय पृष्ठ जब एक आवेश होता है, और एक बताया था बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ मतलब जब बहुत से आवेश होते हैं। यानी चार्ज जो है बेटा यहाँ पर ग्रुप फॉर्म में, चार्ज किस फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में। तो यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा किया जाएगा। कैसा गॉसियन सरफेस? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा किया जाएगा, वो भी एक पर्टिकुलर लेंथ का, पर्टिकुलर लेंथ एल लेंथ का। अच्छा, इनफाइनाइट लेंथ का यानी अनंत लंबाई का क्यों नहीं खींचा जा सकता गॉसिय पृष्ठ? गॉसिय पृष्ठ अनंत लंबाई का इस वजह से नहीं खींचा जा सकता क्योंकि अगर ये गॉसिय पृष्ठ जो है वो अनंत लंबाई का होगा, गॉसिय पृष्ठ जो अनंत लंबाई का हो जाएगा तो उसके अंदर आवेश भी अनंत दूरी तक चला जाएगा, और आवेश कभी अनंत दूरी तक नहीं जा सकता। आवेश एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक ही स्टोर रह सकता है। ये गॉसिय पृष्ठ की यानी गॉसियन सरफेस की मेन पहचान होती है कि गॉसियन सरफेस ऐसे इमेजिनरी सरफेस होते हैं जिसमें चार्ज जो है एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक स्टोर रहता है, उस बाउंड्री के पार नहीं जा पाता। और अगर इनफाइनाइट तक खींच देंगे तो चार्ज इनफाइनाइट तक चला गया तो फिर गॉसियन सरफेस कहां ड्रा कर पाएंगे। इस कारण से एक पर्टिकुलर बाउंड्री यानी पर्टिकुलर बाउंड्री एल लेंथ का और आर रेडियस का, एल लेंथ और आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो इस सरफेस के यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है और यहाँ पर पॉइंट R है। सरफेस पर 3 पॉइंट P Q R है। पॉइंट P पर एरिया वेक्टर dm, बेटा एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। कैसे होता है? अभिलंबवत। तो बेटा इस पॉइंट P पर देखिए, पॉइंट P ऐसे आएगा, यही मान लीजिए सिलिंड्रिकल है कि नहीं बेटा। तो यहाँ पर पॉइंट P, इस पॉइंट P पर एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश लंबवत होगा। ठीक है, Q पर क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर लंबवत होगा, परपेंडिकुलर मतलब। यहां से इस चार्ज के कारण एरिया वेक्टर इस सरफेस पर बाहर की ओर होगा। क्यों बेटा, यहाँ पर मान लीजिए R है, इस पर एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, एरिया वेक्टर। इस चार्ज का इंटेंसिटी हमेशा बाहर की ओर, इस चार्ज का इंटेंसिटी हमेशा बाहर की ओर, इसके कारण इंटेंसिटी बाहर की ओर। तो ये आपका फिगर है। इसी फिगर को हमने इस प्लेटफॉर्म में बना दिया बिल्कुल क्लियर कि ये लेंथ बच्चों L है, इसकी रेडियस R है, रेडियस क्या है? R है। इसी फिगर को हमने यहाँ बनाया, इस फिगर को समझा देते हैं। समझिए हमने क्या बना था कि इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, अनंत लंबाई का एक चालक तार है, अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसकी पूरी लंबाई में धनावेश एक समान रूप से वितरित है, पूरी लंबाई में धनावेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश के समूह रूप में होने के कारण
आवेश के समूह रूप में होने के कारण आवेशों को परिबद्ध करते हुए एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जाता है। एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जाता है। पृष्ठ पर 3 बिंदु P Q R हैं। पृष्ठ पर 3 बिंदु P Q R हैं और इन बिंदुओं पर क्षेत्रफल सदिश dA और तीव्रता E है। इन बिंदुओं पर क्षेत्रफल सदिश dA और तीव्रता E है। बेटा तीव्रता बाहर की ओर होगी, क्यों? क्योंकि आवेश के कारण तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है, तो तीव्रता E है। ठीक है, आवेश देखिए, आवेश समूह रूप में थे, अतः इन्हें परिबद्ध करते हुए एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। पृष्ठ पर 3 बिंदु P Q R हैं। इन बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश dA, ठीक, और तीव्रता E है। इन बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश dA और तीव्रता E है। अब बात आती है, समझिएगा यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश में क्या होगी कि लेट, ठीक है, पॉजिटिव Q charge is distributed uniformly to infinite length wire. Let positive Q charge is distributed uniformly to infinite length wire. Hence charge is in group form. Charge group form में, hence charge is in group form. So we draw a cylindrical Gaussian surface. So we draw a cylindrical Gaussian surface of radius small r and length l. यानी चार्ज ग्रुप फॉर्म में तो हम लोग एल लेंथ और आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। 3 point PQR are located on the surface at which area vector is dA and intensity is E. 3 point PQR are located on the surface at which area vector is dA and intensity is E. क्लियर बच्चों? तो ये इसकी लैंग्वेज थी। ठीक, अब डेरिवेशन देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सरफेस है बेटा, सरफेस बना हुआ है, कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। तो गॉसी पृष्ठ से जो पॉइंट्स है P Q R, तीनों पॉइंट से इमिटेड फ्लक्स निकालो। कहां से? तीनों पॉइंट से फ्लक्स है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? इमिटेड फ्लक्स फ्रॉम पॉइंट्स, यानी कहेंगे बिंदुओं से निर्गत फ्लक्स। कहां से बच्चों? बिंदुओं से निर्गत फ्लक्स। ये जो 3 बिंदु थे, 3 बिंदु कौन कौन से? P Q R, इन बिंदुओं से फ्लक्स निकालना बच्चों। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू P का फ्लक्स प्लस Q का फ्लक्स प्लस R का फ्लक्स। भाई तीनों पॉइंट्स का फ्लक्स निकालना है, मतलब किससे? P से, Q से और R, तीनों बिंदुओं का फ्लक्स निकालना है। तो क्या किया हमने? P का फ्लक्स प्लस Q का फ्लक्स प्लस R का फ्लक्स, P का फ्लक्स, Q का फ्लक्स, R का फ्लक्स। तीनों पॉइंट्स का फ्लक्स यहां से निकलेगा। किससे? तीनों पॉइंट से फ्लक्स निकलेगा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बच्चों, फ्लक्स का फार्मूला क्या? E dA cos थीटा। थीटा P पर देखिए कितना थीटा बन रहा है, E और dA के बीच P पर कितना एंगल बन रहा है? देखिए 90। कितना बन रहा है? 90। तो 90 प्लस Q से कितना फ्लक्स निकाला है? E dA cos, Q पर भी कितना एंगल बन रहा है बच्चों? E और dA के बीच, E और dA के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 प्लस R के लिए E dA cos, R पर E और dA के बीच बेटा सिमिलर डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी भी बाहर की ओर और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता ही है सरफेस के परपेंडिकुलर। बेटा यहाँ पर सरफेस है तो परपेंडिकुलर लंबवत, तो यहाँ पर cos 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? cos 0। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू यहाँ भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। प्लस E dA, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, E dA। ये फ्लक्स निकला कहां से बच्चों? ये तीनों पॉइंट्स का फ्लक्स निकला। कहां से? तीनों पॉइंट्स का फ्लक्स निकला। केवल बिंदुओं का फ्लक्स है, अभी पूरे सरफेस का फ्लक्स नहीं निकला। ये जो फ्लक्स निकला बच्चों वो केवल बिंदुओं का फ्लक्स है, क्योंकि बिंदुओं पर निकाला हमने। पूरे पृष्ठ यहाँ का पूरे पृष्ठ का फ्लक्स नहीं निकला। भी अब पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालेंगे।
तो ये बिंदुओं का फ्लक्स निकला है, पॉइंट्स का फ्लक्स निकला है। किसका बेटा? पॉइंट्स का फ्लक्स निकाला है। पूरे सरफेस का फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, यानी इमिटेड फ्लक्स फ्रॉम टोटल सरफेस। कहां से बेटा? टोटल सरफेस से इमिटेड फ्लक्स, यानी पूरा जो पृष्ठ बना गॉसियन सरफेस उससे निर्गत फ्लक्स। तो क्या करेंगे? ऑन सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब पृष्ठ समाकलन करने पर। क्या करने पर? पृष्ठ समाकलन करने पर। क्या करने पर? पृष्ठ समाकलन करने पर। तो पृष्ठ समाकलन कैसे करेंगे समझो। पृष्ठ समाकलन करेंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ईडीए। क्या किया आपने? सरफेस इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ईडीए। सरफेस इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ईडीए, यानी फिर से देख लीजिए, सरफेस इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ईडीए। क्लियर बच्चों? सरफेस इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ईडीए। पृष्ठ समाकलन कर दिया यहां पर। अब सरफेस इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू ई को बाहर कर लो, सरफेस इंटीग्रेशन डीए। आपको मालूम है पूरी फिजिक्स में इस साइन का मतलब होता है कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई टी। पूरी फिजिक्स में इस साइन का मतलब टोटल, ये फ्लक्स फाई टी, टोटल फ्लक्स फाई टी हो गया। एंड डीए मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल। यहाँ पर टोटल एरिया 2 पाई आर एच, एच मतलब हाइट, हाइट यहाँ पर एल है। देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस का एरिया लिया जाएगा, ये जैसे सिलेंडर है, इस कर्व सरफेस का एरिया लिया जाएगा, कर्व सरफेस का एरिया लिया जाएगा, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच पढ़ा होगा 10th में आप लोगों ने। 2 पाई आर एच, एच मतलब ऊंचाई, हाइट, हाइट यहाँ पर एल है बच्चों, 2 पाई आर एल होगा। यहाँ पर कर्व सरफेस का एरिया क्यों लिया गया बच्चों? इस सर्कुलर मतलब वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल क्यों नहीं लिया गया? तो उसका रीजन बता दें, क्योंकि वृत्तीय पृष्ठ बेटा इस वृत्तीय पृष्ठ P वाले और इस वृत्तीय पृष्ठ Q, मतलब ये जो सर्कुलर सरफेस है और ये जो सर्कुलर सरफेस है, P और Q वाले से फ्लक्स कितना निकला? 0। जब P और Q वाले से फ्लक्स 0 है, निकलने वाला फ्लक्स 0 है, तो फ्लक्स 0 होने के कारण इनका एरिया भी नहीं लिया जाए। कहने का मतलब कि P वाले सरफेस और Q वाले सरफेस का एरिया 0 माना जाए। क्यों? क्योंकि इनसे फ्लक्स भी इमिट नहीं हो रहा है। तो क्या बताया गया? इन सरफेस से इमिटेड फ्लक्स 0 होने के कारण, इनका एरिया भी 0 माना जाएगा। तो यहाँ पर टोटल एरिया क्या रखा जाएगा? 2 पाई आर एल रखा गया, कर्व सरफेस का एरिया रखा गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रखा गया, ऊपरी पृष्ठों का क्षेत्रफल नहीं रखा गया, क्योंकि इनसे कोई भी फ्लक्स निकल नहीं रहा, P और Q वाले बिंदु से कोई फ्लक्स निकल नहीं रहा, तो इनका क्षेत्रफल भी नहीं लिया जाएगा। तो चलिए वैल्यू रखें यहाँ पर। सो फाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई टी इज इक्वल टू, ऐसे रहेगा बच्चों, कुल क्षेत्रफल यानी क्या रखा जाएगा? 2 पाई आर एल रखा जाएगा। ये इक्वेशन ये फर्स्ट निकल आई। अब फ्रॉम गॉस थ्योरम, अगर गॉस थ्योरम को अप्लाई किया जाए, गॉस थ्योरम, भाई गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ है, तो गॉस थ्योरम को अप्लाई किया जाए तो गॉस थ्योरम ये होते हैं कि कुल फ्लक्स जो होता है बच्चों, वो आवेश का कितने गुना होता है? 1/k एप्सिलॉन गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होता है वो आवेश का 1/ε गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय से ये कुल फ्लक्स है, ये भी कुल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो ये भी टोटल फ्लक्स, ये भी टोटल फ्लक्स, लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। E इंटू 2 पाई आर एल, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ से E इज इक्वल बच्चों
इसको डिवाइड में ले जाओ तो Q अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट के, यहां से इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा समझिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर एल बचा है आर एल, और आपको मालूम है Q अपान एल किसके बराबर होता है, since that Q upon L is equal to linear charge density, charge density रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। Q upon L जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व लेमडा होता है बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व। सो E is equal to क्या आ जाएगा, सो E is equal to बच्चों 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान L की जगह बच्चों लेमडा अपान आर, लेमडा अपान आर। आप चाहो तो यार 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 लेमडा अपान आर, 2 लेमडा अपान आर। ये इंटेंसिटी E की वैल्यू निकल आएगी, ठीक किसके कारण, लीनियर चार्ज डेंसिटी या इनफाइनाइट लेंथ के कारण। इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 लेमडा अपान आर। ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में हर वर्ष बोर्ड पेपर में आती है बच्चों। इसको याद करना आपको किसी प्रकार से, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। थैंक यू आज की क्लास के लिए।